हो चला है खबर को समझने का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस पर हमले की। आपने पुलिस को आरोपियों को पीटते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पुलिस को पीटते हुए दिखाने जा रहे हैं। मामला कटिहार के प्राणपुर का है। शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। थाने में ही मौत पर जमकर बवाल हुआ और इसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान थाने में ड्यूटी पर मौजूद कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से महिला और पुरुष की भीड़ ने एक पुलिस वाले को घेर रखा है और उस पर जमकर हाथ बरसाए जा रहे हैं, पीटा जा रहा है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि लोग किस कदर पुलिस को पीट रहे हैं। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। सुब्रत, सबसे पहले तो ये तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसको लेकर देखिए कितनी लाचार यहां नजर आ रही है पुलिस। देखिए, निश्चित तौर पर शराब अब पुलिस के लिए भी जानलेवा होने लगा है। आमतौर पर ये पब्लिक के लिए तो जानलेवा था ही, लेकिन जो सिस्टम है वो इसको लेकर काफी नाकाम हो चुका है। ये सीमांचल का इलाका है और ये इलाका बंगाल से सटा हुआ है। अक्सर शराब तस्करी के मामला इस इलाके में जोरों पर रहता है। कुल मिलाकर ये घटना जो है, बीते रात में पुलिस प्रमोद नाम के एक स्थानीय युवक को 10 लीटर शराब के साथ पकड़ा था और उसे कस्टडी में रखा था। इस दौरान प्रमोद की तबीयत बिगड़ जाता है और इलाज के दौरान या उससे पहले प्रमोद की मौत हो जाता है। स्थानीय लोग और परिजनों का आरोप है कि शराब तस्कर प्रमोद को पुलिस के पिटाई से ही मौत हुआ है। इसको लेकर कई घंटे सुब्रत, जरा ये बताइए कि क्या इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद किन्हीं को चिन्हित किया गया है, कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी, अभी जो अपडेट है उसमें कई लोगों को चिन्हित किया गया है और निश्चित तौर पर बड़ी अधिकारी कह रहे हैं इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। जो भी पुलिस पर इस तरह हमला किए हैं, चाहे पुलिस को निशाना बनाए, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लगभग 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, जिनको बाहर इलाज के लिए रेफर किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर ये एक खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि अब शराब तस्कर या उनके परिजन शराब तस्कर को पकड़ने के बाद जिस तरह पुलिस प्रशासन पर हावी हो रहे हैं, इस पर भी एक गहरी मंथन होना चाहिए। खासकर ये बॉर्डर इलाका है और 10 जवान जख्मी हुए हैं इसमें बताया जा रहा है। सुब्रत, उनकी क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे जो घायल है, जो सूचना पर जो निकट थाना है बगल के डंडखोरा, उनके जो थाना प्रभारी है शैलेश कुमार, उनकी सर पर गंभीर चोट आया है और उन्हें कटिहार से बाहर रेफर किया गया है। और अभी जो बाकी पुलिसकर्मी है उन्हें भी चोट आई है। कई लोगों के चोट काफी गंभीर है और अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर अब वरीय पदाधिकारी कह रहे हैं जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन जो पुलिस, चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। सुब्रत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आप पूरा मामला समझिए। पुलिस ने शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। प्रमोद नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप है कि वो शराब की तस्करी करता था। प्रमोद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से ही प्रमोद की मौत हुई है और इसके बाद ही लोग वहां हो हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची। लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया और इसमें करीब 10 जवान जख्मी हो गए हैं। सवाल है कि भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार आखिर किसने दिया है? क्या बिहार में अब भीड़ फैसला करेगी? दूसरा सवाल ये कि क्या लोगों का पुलिस से भरोसा उठ चुका है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और पुलिस ही शिकार बनती जा रही है। बढ़ते आगे और अब बात बेगूसराय गोलीकांड की। बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने गोलीकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है, लेकिन बीजेपी पुलिसिया जांच पर सवाल उठा रही है। जांच से असंतुष्ट बीजेपी लगातार गोलीकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि बीजेपी आखिर ये मांग क्यों कर रही है। के नाम को छुपाया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर
जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। मंगलवार को बेगूसराय की शांति को छलनी करने वाले ये 4 बदमाश शुक्रवार को पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने इस गोलीकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा भी कर दिया। गोलीकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बदमाशों की मंशा से लेकर पूरी हिस्ट्री तक बता दी, लेकिन बहुत कुछ छुपा भी लिया। You don't know that who shot? I know who shot. आप ये बता नहीं सकते, मतलब अभी नहीं बताएंगे। दरअसल पुलिस की जांच थ्योरी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले 2 हमलावर बताए थे, फिर 4 हमलावरों की फोटो जारी कर दी। गोली किसने चलाई ये नहीं बताया, लाइनर कौन था इस बात को भी खा गए। चारों हमलावरों का मास्टरमाइंड कौन था ये भी पता नहीं। लिहाजा जांच से असंतुष्ट बीजेपी इस मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। एक वर्ग के लोग ही आतंकी हमले किए थे। अब इसकी जांच, अगर मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे हैं, लिपापोती नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एनआईए से होनी चाहिए, जिसमें देश को सच पता चल सके। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। इस पूरे जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मांग करते कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये लोगों से ये मानसिकता ही बताता है कि इनको जांच के प्रति रुचि कम है, राजनीति के प्रति रुचि ज्यादा है। जाहिर है बेगूसराय गोलीकांड पर सियासी गुत्थम गुत्थी भी जारी है। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग को जेडीयू अलग चश्मे से देख रही है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बेगूसराय कांड का परत दर परत पुलिस खोल रही है, या उसका अनुसंधान जिस दिशा में बढ़ रहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ रही है। सियासत में वार पलटवार तो होता रहेगा, बयानों के मायने भी निकाले जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या महज दहशत फैलाने के लिए 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई? क्या बिहार में दहशत फैलाना इतना आसान है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए रविएस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि बेगूसराय गोलीकांड की जांच सीबीआई से कराने पर बीजेपी आखिर क्यों अड़ी हुई है। तो मंगलवार की शाम को बेगूसराय में फायरिंग हुई थी। 10 लोगों को 4 बदमाशों ने गोली मार दी थी और शुक्रवार को पुलिस ने गोलीकांड के खुलासे का दावा भी किया। सुशील मोदी ने जांच पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। सुशील मोदी ने जांच थ्योरी पर ही सवाल उठा दिया है। गिरिराज सिंह गोलीकांड को आतंकी घटना बता रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने पहले कहा कि एक बाइक पर 2 गोलीबाज थे और चंद घंटे के बाद पुलिस ने 4 गोलीबाजों का दावा किया। आरोपियों के परिजनों ने उन्हें निर्दोष बताया है। गोली किसने चलाई पुलिस ने यह भी नहीं बताया। इसमें लाइनर कौन था इसकी जानकारी भी पुलिस ने नहीं दी। क्या गोलीबाजों को कोई कंट्रोल कर रहा था यह जानकारी भी सामने नहीं आई। आरोपी नागा हमले के वक्त ढाबे पर कैसे था? सवाल यह भी है कि केवल दहशत पैदा करने की मंशा गोलीबारी से ही गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। और बीजेपी नेताओं का मानना है कि बहुत से पहलू हैं जिनकी जांच अभी भी अधूरी है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए। पुलिस ने पहले कहा कि एक बाइक पर 2 गोलीबाज थे और चंद घंटे के बाद पुलिस का बयान बदलता है। 4 संदिग्धों की फोटो पुलिस जारी करती है जिसमें उन्हें पहचानने के लिए कहा भी जाता है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इस मामले में उठते जा रहे हैं और बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब बढ़ते हैं आगे और यहां पर बात करेंगे तेजस्वी यादव पर मंडराते संकट के बादल की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है और कोर्ट ने तेजस्वी से जवाब मांगा है कि क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि जो मामला तेजस्वी की मुसीबत को बढ़ा सकता है वो मामला क्या है। बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें। सीबीआई ने की जमानत रद्द करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ अर्जी दाखिल की है।
सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल करके तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव से यह पूछा है कि आपकी जमानत रद्द क्यों ना की जाए। बहरहाल सीबीआई ने अपनी अर्जी में यह कहा है कि डिप्टी सीएम इस पूरे मामले से जुड़े हुए गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लिहाजा उनकी जमानत को रद्द किया जाए। अगर कोर्ट इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करता है तो तेजस्वी को जेल जाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम की कुर्सी संकट में फंस सकती है। सीबीआई की अर्जी पर आरजेडी और उसकी सहयोगी कांग्रेस आग बबूला है, तो बीजेपी ने इसे जैसी करनी वैसी भरनी बताया है। एक बार जाए 100 बार जाए, पर कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून से देश चलता है और कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। भरोसा कानून पे है। इन लोग की अगर बस चलेगी तो विपक्ष के सारे नेता जेल में रहेंगे। दिल्ली में IRCTC मामले में श्री तेजस्वी यादव जी पर सीबीआई ने जो उनका बेल रद्द करने की मांग की है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, तो वो सीबीआई अगर मांग कर रही है तो उसमें हम लोग को क्या है, जो ऐसा करनी वैसी भरनी, जो आप करनी करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही है। तो अब सीबीआई के तो यही काम ही है, उसके आका जो आदेश करते हैं सीबीआई वही करती है। उसके आका के खिलाफ आप बोल के देखिए, आपके यहाँ छापे पड़ जाएंगे। दरअसल तेजस्वी IRCTC टेंडर घोटाले के आरोपी हैं। 2018 से ही जमानत पर हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि जिस IRCTC घोटाला में तेजस्वी आरोपी हैं, वो पूरा मामला आखिर क्या है। तो होटल टेंडर से ये जुड़ा है IRCTC घोटाला का ये मामला, और घोटाले की जांच अब सीबीआई कर रही है। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव IRCTC टेंडर घोटाले के आरोपी हैं। 2018 से ही तेजस्वी यादव जमानत पर हैं। IRCTC टेंडर घोटाले में लालू यादव भी आरोपी हैं, और लालू यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। और लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया गया था, जिसके एवज में पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी। सभी को 2 साल पहले इस मामले में जमानत भी मिल गई थी। अब सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। तेजस्वी यादव 28 सितंबर को अपना जवाब पेश करेंगे। उन्हें 28 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, जिसमें उनको अपना जवाब सीबीआई कोर्ट के सामने पेश करना है। बढ़ते आगे, और अब बात प्रशांत किशोर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। ललन सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू में बीजेपी के किसी भी एजेंट के लिए कोई जगह नहीं है। यह जो उनका एक्शन है, यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। जेडीयू और प्रशांत किशोर के बीच सियासी वार पलटवार और तेज होता जा रहा है। पीके पर ताजा हमला किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। ललन सिंह ने पीके के जेडीयू की तरफ से ऑफर मिलने के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं, जेडीयू में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह जो उनका एक्शन है, यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था। ये इस तरह का काम करते रहते हैं। हम लोग सतर्क हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को हम लोग पार्टी के अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल जेडीयू और पीके के सियासी वार पलटवार के नए एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब पीके ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, और खुद नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार भी किया था। प्रशांत किशोर कल मिले आपसे,
आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया लीजिए। क्या मिले, क्या बात हुई, कोई खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं। साथ आ सकते हैं, साथ आ सकते हैं। प्रशांत किशोर, देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात। मुलाकात के बाद लोग नीतीश और पीके के सुधरते रिश्ते की कयासबाजी में ही लगे थे कि पीके ने ट्वीट के जरिए बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष कर दिया। पीके ने दिनकर की कविता को कोट करते हुए लिखा था कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास ही पाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। फिर क्या था, जेडीयू नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, फिर अशोक चौधरी ने, और अब खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। जन सुराज के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे पीके ने जिस ढंग से हालिया दिनों में नीतीश कुमार पर एक के बाद एक तीखा हमला किया है, उससे तो यही लगता है कि ललन सिंह के बयान के बाद दोनों तरफ से बयानों के वार और तेज होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को उस वक्त खत्म हो गया जब नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। आज का दिन ऐतिहासिक है। 70 साल बाद भारत की धरती चीतों से गुलजार हुई है। पीएम मोदी ने टाइगर स्टेट को 8 चीतों की सौगात दी। नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम ने क्वारंटीन बाड़े में छोड़ दिया। चीतों के बाड़े से बाहर आने पर पीएम ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कुछ तस्वीरें भी खींची। पीएम ने कहा कि सालों की मेहनत रंग लाई। नामीबिया से आए चीतों को पीएम ने मेहमान बताया। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। नामीबिया ने 8 चीतों को भारत को डोनेट किया है। दोनों देशों के एक्सपर्ट सालों से चीतों के ट्रांसफर के लिए काम कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चीतों ने भारत में कदम रखा। कूनों में चीतों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मेहमान नहीं रह जाएंगे, यहाँ उनका बसेरा होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।